हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आप देख रहे हैं हमारे केमिस्ट्री की क्लास। और इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की जो संबंधित होगा किससे, रेडियो एक्टिविटी से। ठीक है, रेडियो सक्रियता जिसको कहा गया, तो वो रेडियो सक्रियता का पार्ट पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या बोल रहा है? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको बताना है। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मैडम क्यूरी, बी आयरिस क्यूरी, सी हेनरी बैकरल, या फिर डी रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई साहब? इसका आंसर है हेनरी बैकरल। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आप मेरा क्लास जाके देख सकते हैं, मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता की सबसे प्रथम जो खोज हेनरी बैकरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और इसका यूनिट भी बैकरल, क्यूरी आदि आदि है। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का दूसरे नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे रेडियोधर्मी तत्व जो भारत में सबसे ज़्यादा जो भंडार देखने को मिलता है, वो किस चीज़ का है? किस चीज़ का भाई? थोरियम। इसका आंसर क्या होगा? थोरियम। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया? प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या है? थोरियम। ठीक है, तो ये भारत में सबसे बड़े भंडार किसका है भाई साहब? थोरियम का है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? मैंने तीनों किरणों को समझा दिया था, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। और ये अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे तीनों किरणें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, उससे बेस्ड है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे। ठीक है, तो उससे बेस्ड है और उन्हीं के द्वारा, रदरफोर्ड के ही द्वारा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें की खोज की गई थी। ठीक है, ये हम पढ़े थे। चलिए, तो सबसे जो है अधिक आयन क्षमता रखने वाले कौन है भाई? तो कौन है? मैंने बताया था, कौन है? अल्फा किरणें। और नाभिक की खोज के लिए भी इस अल्फा किरणों का यूज़ किया गया था। ये जब हम पढ़े थे परमाणु संरचना में, उससे संबंधित एमसीक्यूज में, तो वो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम देखे थे। ठीक है, तो नाभिक की खोज के लिए जो जरूरी रे है, किरणें हैं, वो भी अल्फा किरणें हैं। और इनमें से जो आयन जिसकी सबसे अधिक होती है, वो भी क्या है? अल्फा किरणें हैं। ठीक है, चलिए, अल्फा किरणें का उपस्थित आवेश निम्नलिखित में से है। कौन सा आवेश रखता है भाई? कौन सा आवेश रखता है? 2 इकाई धन आवेश। क्या है? ऑप्शन ए है 2 इकाई धन आवेश, ऑप्शन बी है इकाई ऋण आवेश, सी है इकाई धन आवेश, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अल्फा किरणें क्या है? 2 इकाई धन आवेश। देखिए, मैंने एक बार ये भी कहा था कि जो अल्फा किरणें होती है, जो, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते समय ये कहा था कि जो अल्फा किरणें होती है, अल्फा किरणें या अल्फा रे, जो अल्फा किरणें होती है वो किसके बराबर होती है? हीलियम परमाणु के बराबर होती है भाई साहब। ठीक है,
परमाणु के क्या है, बराबर होती है कौन, अल्फा किरणें। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 2 और परमाणु भार कितना है 4। तो ये जो है किसके बराबर होती है, हीलियम के नाभिक के बराबर होती है, 99 के परमाणु के बराबर। तो ये इसका क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है 2। तो 2 ये है तो इसके बराबर होती है, तो 2 धनावेश यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 2 धनावेश क्या होता है भाई साहब, 2 धनावेश यहाँ पर 2 इकाई धनावेश होती है। अल्फा किरणें उपस्थित आवेश की क्या है, 2 धन आवेश, क्योंकि मैंने कहा था अल्फा किरणें हीलियम के बराबर होता है, बस इतना जाए। तो हीलियम को समझ लीजिए तो अल्फा किरणें को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ये चौथे नंबर पे हो गए। 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर में क्या बोल रहा है कि नाभिक के से निकलने वाली किरणों में, विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, डिफ्रेंशिएट बताया था अल्फा बीटा और गामा किरणों में कि किसकी भेदन क्षमता होती है, किसकी कम होती है, किसकी मध्यम होती है। ठीक है, किसमें कितना चार्ज होता है, कौन किसके समान होता है, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो भेदन क्षमता जिसकी होती है वो किसकी होती है, गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अत्यधिक होती है एज कम्पेयर टू, ठीक है, अल्फा और बीटा। क्लियर है बातें। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की जो इकाई है या यूनिट है वो किससे दर्शाई जाती है। एक दिया है फर्मी, दूसरा दिया है कैंडेला, तीसरा दिया है क्यूरी और चौथा दिया है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो आप जानते हैं रेडियो सक्रियता की इकाई एक तो बैकुरल भी है और क्यूरी भी है। इसकी इकाई अगर देखें तो क्यूरी भी है और बैकुरल भी। यहाँ पर अगर देता कि बैकुरल और क्यूरी और जो है बी और सी दोनों, तो हम क्या लेते दोनों लेते। कहने का मतलब बैकुरल भी है, क्यूरी भी है। ठीक है, और कभी कभी रदरफोर्ड भी लिया जाता है। तो रेडियो सक्रियता की लगभग बोल सकते हैं 3 क्या है इकाई है। एक है क्यूरी, एक है बैकुरल, एक है रदरफोर्ड। और इनमें क्या दिया है, क्यूरी दिया है। ये मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा चुका हूँ, तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़े भाई। चलिए, 6ठा नंबर का क्वेश्चन हो गया है। चलिए चलते हैं 7वें नंबर में। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए है मानव की आयु की जो निर्धारण करते हैं। ऑप्शन बी जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन सी धातु की शुद्धता का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन डी मानव शरीर की बीमारी का निर्धारण करते हैं। तो ये तो मानव शरीर की बीमारी का निर्धारण करते हैं तो ऑटोमेटिक खारिज होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। रेडियो कार्बन जैसे कि कार्बन 14, C12, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 14, ये सारे क्या है, ये सारे कार्बन के समस्थानिक है। और इन्हीं कार्बन के समस्थानिकों द्वारा जीवाश्म की अध्ययन किया जाता है कि कितने वर्षों तक वो जीवाश्म अंदर जो है जमा हुआ है या जो है अंदर था। ठीक है, कितने वर्षों तक वो हो गया है, कितना वर्ष हो गया। कहने का मतलब उनकी आयु को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग का जो है निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए जीवाश्म समझते हैं ना, कोई भी हो सकता है। जीवाश्म कहने का मतलब है जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उसी को जीवाश्म कहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, कहने का मतलब जो जंतु हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, वो नीचे मिट्टी में दब जाते, कई वर्षों तक दब जाते हैं और वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। ठीक है, समझते ना जीवाश्म। ठीक है, उसी का जो है आयु फाइंड आउट करने के लिए कार्बन जो रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। 6 नंबर की बातें, 7 नंबर की बातें। पृथ्वी की आकलन किया जाता है, किसके द्वारा पृथ्वी का आकलन किया जाता है, कार्बन डेटिंग।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परमाणु घड़ी, ऑप्शन सी जैविक घड़ी, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से। तो पहले ही जो ऑप्शन है तो खारिज हो जाता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो है जीवाश्म का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग से क्या करते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है, आकलन करते हैं। चलिए ये 8 नंबर के हो गए। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइसोटोन होते हैं, ठीक है, आइसोटोन होते हैं। ऑप्शन ए है समान संख्या में प्रोटॉन रखने वाले, समान संख्या में न्यूट्रॉन रखने वाले, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने वाले, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होते हैं भाई, आइसोटोन कहने का मतलब है समन्यूट्रॉनिक। क्या है, इंग्लिश में दे दिया, देखिए ऐसे ही आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आप हिंदी में पढ़े, क्या पढ़े हैं, समन्यूट्रॉनिक, हम पढ़ते हैं ना समस्थानिक, समभारिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इंग्लिश में भी आप याद करते जाइए, ठीक है। जैसे समस्थानिक जो है आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोमेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में यहाँ पर पूछ दिया गया है आइसोटोन। तो आइसोटोन आप हिंदी में पढ़े हैं सम न्यूट्रॉनिक, और आपको पूछ दिया आइसोटोन। तो समान संख्या में न्यूट्रॉन रखने वाले को क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर है बातें। चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। तो लगातार आप हमारा जो YouTube चैनल देख पा रहे हैं, सीजी कॉम्पिटिटर्स, और इसी में लगातार आपको केमिस्ट्री की क्लास लगातार जारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाता है या कहलाती है। ऑप्शन ए समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको पता है समस्थानिक का मतलब, कहने का मतलब समान स्थान रखने वाला, कहने का मतलब है जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक कहने का मतलब है समान भार रखने वाला, जिनमें परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु भार एक समान हो। सम न्यूट्रॉनों, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, और सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो पूछा क्या गया है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें समान होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें समान होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। तो सिंपल सी बातें जो लिखा है वैसी है, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। चलिए 11वें नंबर, जैसे यहां पर वैसी है, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। समभारिक, अब देखिए आपको समझना है, इसका आंसर आप ही देंगे। जैसे इसको मैं समझाऊं 11वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं 11वें नंबर पूछा क्या गया है, समभारिक, जो समझाने वाला चीज़ है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। समभारिक, और समभारिक कहने का मतलब इसमें क्या होगा भाई, भार क्या होगा, समान होगा, सिंपल सा वर्ड, भार समान होगा, ठीक है। और परमाणु संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और पूछा गया है कि समभारिक में क्या समान रहते हैं, ठीक है। एक मिनट है, चलिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेता हूं।
संभारिक में किसकी संख्या समान होगी। ठीक है, अब देखिए संभारिक भार का मतलब, कहने का मतलब देखिए संभारिक जिसमें संख्या समान हो, सब समान भार रखने वाले। तो देखिए जब भी अगर किसी परमाणु की हम बात करते हैं, तो किसी परमाणु की जब भी बात करते हैं तो परमाणु है ये, और ये आपका अंदर क्या है, नाभिक। क्या है, नाभिक, न्यूक्लियर। और इस नाभिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है भाई, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है, क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैं हजारों बार बोल चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो देखिए समान भार में, संभारिक में किसका कौन समान होते हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान हो। कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियॉन हो गया। इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं न्यूक्लियॉन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या निम्न में से है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। इसकी जो संख्या होती है वो 27 होती है। ठीक है, पोलोनियम एक क्या है भाई, पोलोनियम एक उपधातु है। क्या है, एक उपधातु है, मेटोलॉइड है पोलोनियम, और जिसकी खोज क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने की थी। ये भी मैं बता देता हूँ, पोलोनियम जिसकी खोज मैरी क्यूरी ने की थी, और जिसके समस्थानिक कितने होते हैं, 27 होते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक आप देखें, कार्बन 12, कार्बन 14। ठीक, कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक आप जानते हैं कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। तो उसी प्रकार कहा गया है कि पोलोनियम के कितने समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो इसकी कितनी है, 27 समस्थानिक है। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भाई, बोलना क्या चाह रहा है भाई साहब, कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय हो जाने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है। ये मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, कि एक समय आएगा जिसमें रेडियो सक्रियता क्या है, उसकी जो है आयु कम होती जाएगी। अर्ध आयु काल मैंने पढ़ाया था। जब मैंने कहा था पोलोनियम के बारे में भी बताया था, वो भी एक प्रकार का रेडियो सक्रियता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। और अपने समय में कुछ बहुत ज़्यादा समय लगता है, हालांकि उस समय बताया था कुछ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद जब क्षय होता है तो वो किस में बदल जाता है, लेड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लेड या सीसा में बदल जाता है। ऑप्शन है कोरंडल, सीसा, कैडमियम, जस्ता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु बम का आविष्कारक कौन है भाई साहब। ठीक है, मैडम क्यूरी ने तो पोलोनियम का आविष्कार किया था। पीरी क्यूरी, देखिए मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी की बात याद रखिए, पोलोनियम की आविष्कार किया तो थोरियम का आविष्कार किया था। और बाद में मैडम क्यूरी को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी इससे सम्मानित किया गया था। और मैडम क्यूरी एकलौती ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, कहने का केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैडम क्यूरी, पीरी क्यूरी की बात है। पीरी क्यूरी उसके पति का नाम था। ठीक है, मैडम क्यूरी के पति का नाम क्या है, पीरी क्यूरी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन तो आप जानते हैं।
ठीक है। आइंस्टीन भाई साहब का E इज इक्वल टू mc², इन्हीं की देन है। एल्बर्ट आइंस्टीन इज इक्वल टू mc², आप समझते हैं ना, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, mv² भी, ठीक है, ये भी। तो ये देखिए आप देखते हैं, सॉरी हाँ, ये क्या मैंने कहा, ऑटो हॉर्न, परमाणु बम का आविष्कारक कौन है, ऑटो हॉर्न है। चलिए, तो ये याद रखो, कुछ चीज़ें हैं जो उसको आपको याद रखनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली बात तो जो होगी मैं बताऊंगा। चलिए, तो सारी चीज़ें पढ़ाया गया है, ठीक है। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये बहुत जो है इसको मैं पढ़ाया भी नहीं, वर्ग विस्थापन क्या है, ठीक है। तो वे इसको छोड़ दीजिए या फिर जो है अब याद कर लीजिए जब समय आएगा। देखिए, मैंने कहा था कि लगभग 99% जितने भी है सिलेबस में कवर कर चुका हूँ। कुछ ऐसे जो बाकी है, जो नहीं हुआ है, उसको नहीं पढ़ा है, वो आ गया है, तो उसको आप देख लीजिए रैंडमली, ठीक है। तो रदरफोर्ड सॉडी के द्वारा क्या किया, वर्ग विस्थापन का नियम दिया गया है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन, 16वें नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं हाइड्रोजन नाभिक, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक या न्यूट्रॉन। तो मैंने कहा था भाई, स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो अल्फा कण है वो हीलियम परमाणु के बराबर होता है, हीलियम तत्व के परमाणु के बराबर होता है उनका अल्फा कण। तो जाहिर से भाई हीलियम नाभिक के बराबर ही होगा। तो अल्फा कण को मान लीजिए, ठीक है, अल्फा कण मान लीजिए, और जो है क्या हीलियम को मान लीजिए, दोनों बराबर होते हैं, ये मैंने बताया था। तो क्या है, हीलियम नाभिक के बराबर ये होते हैं, इसको आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या निम्नलिखित में से है, कितनी है भाई, अरे भाई हम पढ़े हैं 17 नंबर मैंने कहा हाइड्रोजन की समस्थानिक और समस्थानिक मैंने कहने का मतलब समान स्थान रखने वाला, जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। इनके समस्थानिक कितने हैं, एक तो है आपका प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटियम, और तीसरा ट्राइटियम। क्या है तीसरा, क्या बोला जाता है, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। तो कितने हुए भाई साहब, कितने हुए, इसके समस्थानिकों की संख्या 3 हुई। जहां पर आप देख पा रहे हैं यह है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या हो, ये परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या दिखाई दे रहा है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। लेकिन परमाणु भार क्या है, परमाणु भार क्या है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, और ट्राइटियम में 3 है। तो H कहने का मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप लगा दीजिए 3, ठीक है, इसका आंसर क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। चलिए, तो ये लग गया। चलिए, 18वें नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक किसका समस्थानिक पाया जाता है। यूरेनियम का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी पोलोनियम का, ऑप्शन डी लेड का। देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसे तो मेनली कार्बन के बहुत ज़्यादा समस्थानिक हैं, लगभग कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं मैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है लगभग 5 लाख के आसपास समस्थानिक है। शायद है कि नहीं ये भी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है, ऐसा मैं कहीं पढ़ा था, लेकिन अभी ख्याल नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि लगभग 5 लाख के आसपास कार्बन के समस्थानिक हैं। जैसे कार्बन 12 में कार्बन 14 देखते हैं ना वैसे। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा गया तो 27 होते हैं समस्थानिक किसके, पोलोनियम में, जो इनमें से सबसे सर्वाधिक है, ठीक है। यूरेनियम के 2-4 हम मैंने सुने हैं, ठीक है, आप देखते हैं यूरेनियम के 2-4 मैंने सुने हो, एक 34 एक 38, ठीक है, वैसे, ठीक है। तो वो
तो पोलोनियम के कितने होते हैं? 27 होते हैं। इसके पहले जस्ट हम पढ़े हैं। चलिए, ये 17वें नंबर का हो गया। 18वें नंबर, 18 नंबर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन एक उससे ए ऑक्सीकरण या जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी अवकरण या जिसे कहा जाता है, सॉरी नाम याद नहीं इंग्लिश में, सी उत्प्रेरक, डी अभिप्रेरण। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, देखिए जब भी हम अगर ऐसी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जाता है तो उसमें धन आवेश चढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम देखते हैं तो उस समय जो है वो क्या है, एक विद्युत धन जो है विद्युत धनायन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कोई भी विद्युत धनायन प्राप्त करने की जो है क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। और इसी को जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने की प्रवृत्ति रखती, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण की जाती है तो रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कहला रहा है कि विद्युत धनात्मक तत्वों, ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है अवकरण, और इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं अवकरण होता क्या है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया जो मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, जैसा भी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता, ठीक है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है। ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या है, याद रखिए, जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ती। हालांकि मैं पढ़ाया नहीं हूँ ऑक्सीकरण रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हालांकि पढ़ाया नहीं हो, लेकिन इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, वैद्युत संयोजकता, संयोजक बंधन करण बंधक। ठीक है, ये वैद्युत संयोजकता बंध है। ठीक है, बंधन करण बंध लिखा दिया गया है, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, विद्युत संयोजक बंध होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं हमेशा सोडियम क्लोराइड, बाईस ना, चलिए हम हमेशा बात करते हैं, अगर 22 नंबर की बात करें तो हमने क्या कहा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जहां पर आप देखें सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया भाई, उस हिसाब से मैं यहां पर बताऊंगा। हाँ, बंधन। चलिए यहां पर देखिए, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 8 1 लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 8 7 लिखते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब इनके बाहरी कक्षा में परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके परमाणु के बाहरी कक्षा में, सोडियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है कितनी होती है भाई, वो 1 होती है। और यहाँ पर कहाँ पर, क्लोरीन परमाणु के 72वें कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इसमें कितनी होती है, 7 होती है, और इसमें कितनी होती है, 1 होती है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितनी की जरूरत है, +1 की जरूरत है। इसको अष्टक पूरा करने +7 की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करता है कि सोडियम क्या कर देगा,
क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। जब दे देता है तो यहाँ पर सोडियम पर एक प्लस चार्ज पड़ जाता है, ठीक है, और क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज पड़ जाता है। क्यों, मैंने बताया था, जब लेक्चर अब लेक्चर जाएंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। क्या है, इस प्रकार से चार्ज लग जाता है। अब इसको हम कैसे करते हैं, ये सोडियम है और एक इसको क्या दिया, ये इसको दे दिया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सहसंयोजक बंध। सॉरी, ये कौन सा है, विद्युत संयोजी बंध, क्या बोला जाता है, विद्युत संयोजक। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, विद्युत संयोजक बंध, ठीक है। क्लियर है, सोडियम क्लोराइड मैं पढ़ा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, एक तो हम जानते हैं रेडियो सक्रियता के हाथ बटाने वाले सभी हैं, जहां पर मैडम क्यूरी ने यूरेनियम पोलोनियम की खोज की, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की, रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा किरणें को जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान, और रेडियो सक्रियता में इनका हाथ है। तो मोटा मोटी सबका है, लेकिन यहां पूछा गया है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जोटिया व आई क्यूरी, ठीक है, इन दोनों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में, लिखित में कहने का मतलब निम्नलिखित, वो लिखा क्या है, निम्नलिखित। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता कम है, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे कम वेधन क्षमता क्या है, अल्फा की, क्योंकि अल्फा हीलियम परमाणु के बराबर, नाभिक के बराबर होता है। चलिए ठीक है, ये हो गया 24 नंबर। 25 नंबर के क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है 25, सॉरी यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर हो जाती है, ठीक है। ये आप जाके सूत्र देख लीजिए, ठीक है, क्या हो जाती है, जाके सूत्र देख लीजिए। ये क्या रहेगा, जब किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दें तो रेडियोधर्मी क्षमता की दर क्या होती है, अपरिवर्तित हो जाती है। भाई साहब अपने हिसाब से अपने टाइम में वो क्षरण दर कम होगा, अपरिवर्तित रहती है, कभी जो है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गामा किरणें होती है, ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और उच्च ऊर्जा वाली पॉजिट्रॉन। तो याद रखिए, ठीक है, एक तो अल्फा बीटा और गामा किरणें, मैंने कहा था कि जो अल्फा किरणें हैं, ठीक है, ये एक बार मैं बता ही देता हूँ। 26 मैंने पढ़ाया था अल्फा रे, मैंने बताया था बीटा रे, मैंने बताया था गामा रे। क्या है, गामा रे। अल्फा रे की बात करते तो हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, कौन, इसके बराबर होता है, कौन, अल्फा रे। बीटा होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इनमें माइनस चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इनमें माइनस चार्ज होता है, और ये होते हैं उदासीन। और ये जो है गामा रे होते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरह, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा, इलेक्ट्रो कुछ बोला जाता है, ध्यान नहीं आ रहा। चलिए जो भी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की समान होते, इसके बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो है बीटा किरणें जो है आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, अल्फा किरणें जो है हीलियम के बराबर होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये उदासीन रहता है, ये विद्युत चुंबकीय के बराबर। तो पूछा क्या गया है भाई साहब, पूछा क्या गया है कि जो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है
तो आप जाके लेक्चर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से समभारिक, ठीक है, समभारिक कहने के बाद समान भार रखने वाला है। चलिए, किसके उत्सर्जन से? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, ये मैंने बताया था। चलिए, हाँ, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? ये बताइए, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? देखिए यहां पर बता देता हूं कि कौन से नंबर है भाई, 28, 28 अल्फा किरणें हो, बीटा किरणें हो, या क्या हो, गामा किरणें, ये सबकी जो खोज की गई थी भाई साहब, एक ही थे, रदरफोर्ड। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड के बहुत सारे हाथ हैं। रदरफोर्ड के नाभिक की भी जो खोज की थी, नाभिक में धनावेश की खोज की थी, रदरफोर्ड में अल्फा बीटा गामा किरणें की खोज की थी। इन्होंने, इसको कहा जाता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट दिखाई थी और उसके तहत अल्फा बीटा गामा किरणें तीनों की खोज की थी, और उसी को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके जो आंसर होंगे वो क्या है, रदरफोर्ड ही होंगे। ठीक है, और उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, गामा किरणें की खोज किसने की? तो ये भी रदरफोर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ उत्सर्जित करता है, कौन करता है भाई? अल्फा किरणें करता है, बीटा किरणें करता है, गामा किरणें करता है, कि सभी करते हैं? तो याद रखिए, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ को उत्सर्जन करने में मदद करता है। और यही किया था भाई साहब हेनरी बैकरल ने, ठीक है, यही किया था, जिससे पता चला कि ये रेडियोधर्मी तत्व है। थोरियम में, यूरेनियम में, पोलोनियम में, ठीक है, इन्होंने देखा कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें तीनों ऐसे रे हैं जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ, ठीक है, क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। चलिए, क्या हो गया ये? तो ये हो गए आपके 30 नंबर के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 31 हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा ब्रेक है, हल्का से 2 मिनट का। चिल्ला के मेरा भी गला दर्द करने लगा। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक इसको आप सॉल्व करिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो ये पहला मेरा जो क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जो है दो दो बार दोहराया गया है कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रिंट करते समय ये कुछ, ठीक है, ये दिक्कत हो गई थी, तो वे कुछ दो दो बार दोहरा दिए गए हैं कई कई क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो अब जानते हैं हेनरी बैकरल ने किया था, ये समझिए, ये जानिए। रेडियो सक्रियता के गुण किसका रेडियो सक्रियता किसका गुण है, क्या पूछना चाह रहा है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है भाई, एक मिनट, ठीक है। चलिए 32, तो इलेक्ट्रॉन का गुण है, प्रोटॉन का गुण है, न्यूट्रॉन का गुण है, नाभिक का गुण है, ठीक है। तो किसका गुण है, हम पढ़े हैं एक्सपेरिमेंट, याद रहिए, ठीक है, याद करिए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद करिए, ठीक है। चलिए 33, रेडियो धर्मिता का यूनिट होता है, फिर से वही दोहराया गया है, मैंने कहा कि कुछ कुछ चीज़ें दोहरा दी गई है। क्यूरी होता है, बैकरल भी होता है, रदरफोर्ड होता है, ये मैंने कहा था, ठीक है। चलिए 33, अल्फा बीटा, ये देखिए इनकी भी खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो मैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें दोहरा दी गई है, गामा किरणें फिर रदरफोर्ड, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, कहने को मतलब दोहरा दी गई थी। हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं, अल्फा किरणें होते हैं, ये अब जानते हैं। ये नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसका विधन क्षमता सर्वाधिक होता है, तो ये भी किसका है, बताया था, किसका, गामा किरणें का विधन क्षमता कितना होता है भाई, सर्वाधिक होता है। 38 क्या बोला है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है, किस प्रकार का आवेश रखता है। हाँ, तो मैंने बताया था इसके पहले, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ठीक है। तो इसके पहले बताया था अल्फा किरणें धन आवेशित रखता है, बीटा किरणें ऋण आवेशित रहता है, और गामा किरणें उदासीन रहता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अरे भाई पूछा क्या गया है, बीटा किरणें, तो ऋण आवेशित रखेगा, जाहिर सी बात है। चलिए 38 हो गए। 39 आप देखिए, गामा किरणें किससे बनी होती है, ऑप्शन ए मेसोन कण से, बी न्यूट्रॉन कण से, सी हिंग बोसान से, या विद्युत चुंबकीय तरंगे से। 39 विद्युत चुंबकीय, देखिए गामा किरणें क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, किन किरणों से, विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है, ठीक है। चलिए तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर 40 की बात करें, 40वां की, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्षय होने के पश्चात किस पदार्थ में चेंज हो जाता है, तो मैंने कहा था शीशा में भाई, इसका भी क्या है, इसका भी आंसर वही होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये बाद में जो है इसको क्या किया गया था, जो है रिपीट हो चुका है, तो उसको ध्यान रखिए। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोज करता है कि देश के नाम पर रखा गया है, किसका, पोलैंड से पड़ा है पोलोनियम, ठीक है, क्या है, पोलैंड से पड़म है, क्या है, पोलोनियम। जर्मेनियम से, जर्मनी से भी जर्मेनियम पड़ा है, ठीक है। आप देखेंगे जर्मनी का जो एक वैज्ञानिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाया जाता, रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाते, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी दर्शाते नहीं, कौन कौन से हैं, एक यूरेनियम है क्या थोरियम है क्या, एल्यूमिनियम है क्या, पोलोनियम है, ठीक है भाई साहब, कौन है, एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13, ये कभी नहीं दर्शाते। और मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में जिसके परमाणु क्रमांक 83 से ऊपर है, ठीक है, 83 के बाद जो भी है, 82 के बाद मतलब 83 से शुरू हो जाते हैं, 83 से जितने भी आगे होंगे वो क्या दर्शाते हैं, वो रेडियोएक्टिव तत्व दर्शाते हैं, रेडियो सक्रियता पदार्थ होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए अच्छी बात है, जानते हैं। तो
42 के बाद 43 क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो तत्व नहीं है। यहाँ पर भी कहा गया है स्टेटियम, फ्रांसियम, ट्राइटेनियम, जर्कोनियम। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या है, डी जर्कोनियम। ठीक है, स्टेटियम, फ्रांसियम और ट्राइटियम ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन जर्कोनियम ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 44 क्या बोल रहा है भाई, आगे बढ़े। 44 का क्या बोलना है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया। अरे भाई, जिसने खोजा है वही करेगा। हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी और इसी को कहा था भाई साहब ये रेडियो सक्रियता तत्व है। ठीक है, 44 हो गया। 45 यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कारण की जरूरत है, रखने के लिए किस कारण की जरूरत होती है, क्या पूछा गया है। विखंडन जो यूरेनियम की सतह प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कारण की जरूरत है, किसके कारण होती है। ठीक है, चलिए ये कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा है किसके कारण से होती क्या है। ठीक है, इसका है आंसर दिया हुआ है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए 46 परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ये मैं बता चुका हूँ, मैंने कहा रिपीट हुआ है, ऑटो हॉर्न ने किया था। 46 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है और 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू में अभी 47 में आया, 3 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी तापीय दहन या डी उपरोक्त में संयुक्त सभी। नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, चलिए 48 क्या पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है, या कौन से तत्व की स्थापन है। ठीक है, लेड, पीबी, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, कोबाल्ट। तो इसका जो आंसर होगा क्या है, उसका आंसर है लेड। अब बच गए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि रेडियो धर्मिता मापी जाती है, किससे मापते हैं भाई, ये मैं बताया चुका हूँ। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे एग्जांपल मैंने समझाया था, जैसे अगर आप शक्कर लेने जाते हैं, दुकान में कुछ सामान लेने जाते हैं, तो आप किससे मापते हैं, तराजू से मापते हैं। हालांकि वो केजी में मिलता है, लेकिन जो मापते किससे, तराजू से मापते हैं। ठीक है, वैसी आपका दूरी है कितना किलोमीटर से मापते हैं, ऊंचाई मीटर से मापते हैं। तो उसी प्रकार रेडियो धर्मिता की मापी क्या है, किससे मापते हैं। एक जो है यंत्र क्या है, यूनिट नहीं पूछा गया है, यंत्र पूछा गया है। यूनिट तो इसका क्या है, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्यूरी में है, बैकरल है, जो है रदरफोर्ड है, लेकिन इसको मापते किससे हैं, वे यंत्र क्या है। तो यंत्र है उसका गीगर म्यूलर काउंटर। ठीक है, क्या है, गीगर म्यूलर काउंटर, ये इसका यंत्र है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा गया है कि अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारित में किसका योगदान होता है। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, बी रेडियो आयरन डेटिंग, सी यूरेनियम डेटिंग और चौथा पोटेशियम आयरन डेटिंग। तो इसका सही आंसर है पोटेशियम आयरन डेटिंग। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यूज, और इस 50 क्वेश्चन के एमसीक्यूज का ये हो जाता है आपका दी एंड। क्या हो जाता है भाई, दी एंड। तो इतना ही है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही है, और आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो गया, और रेडियो एक्टिविटी के बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और पीरियोडिक टेबल भी पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, सॉरी एमसीक्यूज देखेंगे।
ठीक है। तो लगभग सभी के हम एमसीक्यूज पर काम कर रहे हैं, चल रहा है। हम यहाँ पर अगर देखें तो मैटर पढ़े थे, कहने का मतलब है पदार्थ पढ़े थे, द्रव पढ़े थे, उसका एमसीक्यू देखे थे, ठीक है। विलियन वगैरह पढ़े, उसका एमसीक्यू देखे, ठीक है। तो सबका लगभग हम एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिला था। एसिड बेस से हम क्षार देखे थे, ठीक है, सॉरी एसिड बेस से हम लवण देखे थे, ठीक है। तो सबका लगभग एमसीक्यू देख रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, देर नहीं करते हैं, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। क्लास ख़त्म हो चुका है और सभी लगभग ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, लगभग सभी क्वेश्चन, ठीक है, हो चुके हैं। चलिए इस प्रकार से आपने ये सारे क्वेश्चन देखें, इसके आंसर इस प्रकार है। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें हम करेंगे। धन्यवाद।